आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हम सब जानते हैं कि आज मौजूदा एनडीए सरकार को 4 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन 4 साल की सालगिरह मनाने का जो जश्न भारतीय जनता पार्टी मनाना चाहती है, इस जश्न में कुछ खलल आती दिखाई दे रही है। और खलल इस अंदाज से कि वो तमाम दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एनडीए बनाकर आगे चल रहे थे, जिन्होंने 4 साल सत्ता का सुख भोगा है, अब वो आज भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज हो चुके हैं कि खुद अपना रास्ता अलग इख्तियार करना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भारतीय जनता पार्टी से न सिर्फ नाराज है, न सिर्फ अपने मंत्रियों को सरकार से वापस लिया, बल्कि अब एनडीए से भी अपना नाता तोड़ चुकी है। और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ साथ आंध्र कांग्रेस ने भी अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्तुत किया है सदन में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन भी हासिल है और इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार को जमीनी तरह से कोई खतरा नहीं है। सरकार कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं गिरती, लेकिन जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है, यह कई सवाल अपने आप में खड़े करती है। न बातों से बात बनी, न मान मनोबल ही काम आया, न मंत्रियों के इस्तीफे से निकला सुलह का फॉर्मूला। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 4 सालों तक तेलुगु देशम पार्टी ने बीजेपी के साथ दोस्ती निभाई, लेकिन 2019 आते आते ये साथ छूट गया। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। विशेष राज्य की मांग को लेकर न तो टीडीपी पीछे हटी और न ही सरकार ने नरमी दिखाई। इस खींचतान का नतीजा ये हुआ कि टीडीपी ने एनडीए से रिश्ता ही तोड़ लिया और उसने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की भी तैयारी कर ली। ये हर कोई जानता है कि अविश्वास प्रस्ताव से बीजेपी सरकार का बाल बांका तक नहीं होगा। बावजूद इसके टीडीपी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाकर सरकार को नैतिक आधार पर चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर की है। तो अभी तो उसी दबाव को जारी रखने के लिए हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हमारे पार्टी की तरफ से भी हमने डाला है। तो एक ही उम्मीद है कि जब चंद्रबाबू नायडू जी एक निर्णय लेते हैं तो देश में बहुत सारे प्रभावी नेता उनके मदद में आएंगे। इसी बात को लेकर हमने भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आगे लगाया है। हम बाकी फ्लोर लीडर से भी बात करेंगे। हमारा मकसद यही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई सब्जेक्ट पर नहीं होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक सरकार का खिलाफ होता है रूल 198 के तहत। तो टीडीपी अपने कारण से नो कॉन्फिडेंस लाए, हम लोग दूसरे कारण में नो कॉन्फिडेंस को समर्थन करेंगे। सवाल अविश्वास प्रस्ताव का नहीं है, बल्कि सहयोगियों के लगातार कम होते विश्वास का है। इस प्रस्ताव के सियासी मायने क्या हैं? ये बात सरकार भी बखूबी समझ रही है। पूरा देश का कॉन्फिडेंस है और हमारे सभी समर्थन करने वाले पार्टियों का समर्थन है और इस समर्थन के साथ आज हम जनता की सेवा कर रहे हैं और हाउस में भी समर्थन है, कॉन्फिडेंस है और देश में भी कॉन्फिडेंस है। ये हमेशा होता है जब चुनाव का वर्ष होता है तो सड़क पर चुनाव लड़ने से पहले संसद में चुनाव का रिहर्सल होता है। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में सरकार को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। उपचुनावों में मिली हार से पार्टी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि सरकार के एक अहम सहयोगी ने साथ छोड़कर मिशन 2019 से पहले आत्ममंथन का बड़ा सबक दे दिया है। 4 साल में ये पहला मौका होगा जब मोदी सरकार के खिलाफ एनडीए की सहयोगी रही पार्टियां ही मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगी। विपक्ष की रणनीति ये है कि सदन के अंदर सरकार की किरकिरी की जाए, लेकिन सरकार के रणनीतिकारों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और सरकार के सूत्रों की माने तो सदन के अंदर उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। अगर हम अंक गणित की ही सिर्फ बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सांसद हैं कि वो अपनी बहुमत की सरकार खुद अपने दम पर चला सकते हैं। लेकिन आइए आपको जरा हम दिखाते हैं कि लोकसभा की मौजूदा स्थिति क्या है। आज बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास 273 खुद अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उसके बाद आज जो स्थिति है उसमें शिवसेना 18 सांसद हैं उनके, माफ कीजिएगा,
शिवसेना, उसके बाद एलजेपी के पास 6 सांसद हैं, शिरोमणि अकाली दल के पास 4 सांसद हैं और अन्य के खाते में 12 सांसद हैं, जो कि कुल मिलाकर 313 का आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन अगर ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भी किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपने सांसदों के दम पर सरकार चला सकती है, उसे किसी भी अन्य दल के सहयोग की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे वाकये से एक बात जो कि स्पष्ट तौर से निकल कर आती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में सोचने योग्य बात है, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर चलाई। तमाम सहयोगी उसके साथ आकर जुड़े और सब लोगों ने मिलकर इस चुनाव में अपने कदम आगे बढ़ाए थे 2014 में, जिस कदम पर आज 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ के पास थी। लेकिन आखिरकार 4 सालों में ऐसा क्या हो गया कि तमाम सहयोगी दल एक एक कर छिटकते चले गए। शिवसेना लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी बातों को कहती चली आ रही है और ये बात हम लगातार देख रहे हैं। टीडीपी आज भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़कर एनडीए से बाहर निकलकर बाहर खड़ी है। आप बात करें जितिन मांझी की, जिन्होंने सहयोग दिया था, वो भी आज बिहार में बाहर चले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 2 सहयोगियों को बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी अपने पास मना कर रख पाई हो उपचुनाव के संदर्भ में। तो फिर क्या हो रहा है? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों अपने सहयोगियों को एक साथ नहीं रख पा रही है? कमी कहां है? भारतीय जनता पार्टी की सोच में, भारतीय जनता पार्टी की नीति में, या दरअसल जो सहयोगी हैं वो सरकार में इतनी ज्यादा हिस्सेदारी मांग रहे हैं कि उन्हें अकोमोडेट करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है? जाहिर सी बात है दिक्कत कहीं तो है, लेकिन कहां है, आइए देखते हैं। कहने को तो संसद में बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि एनडीए का कुनबा धीरे धीरे बिखर रहा है। सरकार में बीजेपी समेत 12 ऐसे सहयोगी हैं जिनके पास लोकसभा में सांसद हैं, लेकिन 2019 से पहले एनडीए का कुनबा कमजोर होता जा रहा है। टीडीपी सरकार से अलग हो चुकी है, शिवसेना अलग चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है, जीतन राम मांझी रिश्ता तोड़ चुके हैं, आरएलएसपी के भी नाराज होने की खबरें। आप सपोर्ट करोगे उसको या नहीं? जो भी निर्णय करना है वो हमारी पार्टी तय करेगी और जो पार्टी आदेश देगी उसका हम पालन करेंगे। एलजेपी भी दबी जुबान से ही सही सरकार को साथ लेकर चलने की नसीहत दे रही है। इस वजह पर चर्चा और मंथन करने की जरूरत है और मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगा कि इस बात को गंभीरता से लें। जिस तरीके से एक के बाद एक सहयोगी दल के स्वर असंतोष अपना जता रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। शिवसेना निरंतर अपने इश्यूज को प्रमुखता से रखती रही है। विधानसभा का चुनाव भी इस कारण से वो लोग अलग से लड़े थे, लोकसभा का चुनाव भी अलग से लड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस बात से इनकार करती है और कह रही है कि कुनबा मजबूत है। बीजेपी का दावा है कि 2019 में पार्टी और भी प्रचंड बहुमत से न केवल जीतेगी बल्कि नए सहयोगियों का भी साथ उसे जरूर मिलेगा। कोई अविश्वास नहीं, सारे जहां 130 करोड़ जनता का विश्वास है वहाँ अविश्वास क्या है? और ये कुछ लोग हैं जो लोग अविश्वास के प्रस्ताव लाने वाले हैं, जरा वो अपने में देखें कि उनके कितने विकेट डाउन हैं। कुल मिलाकर साफ है कि 2019 में सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ जहां विपक्ष एकजुट होकर नए समीकरण तलाश रहा है, वहीं एनडीए के कुनबे में खलबली नजर आ रही है। यानी 2019 की सियासी लड़ाई किसी के लिए भी आसान नहीं होने जा रही। सियासत में मौका और मौके की सियासत दोनों बेहद अहम है। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी के सहयोगियों को ये लगने लगा है कि बीजेपी के खिलाफ नकारात्मक माहौल बन रहा है। इसलिए एक एक करके बीजेपी के सहयोगी एनडीए से अलग हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि 2019 में बीजेपी की राह आसान नहीं रहने वाली। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक बड़ी खासियत है, गुरिल्ला वॉरफेयर में बड़े माहिर हैं। कूदो, हमला करो, भाग लो। लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी रह जाती है, और कमी ये कि कई बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपनी बातों को कहते हैं उस पर टिकते नहीं हैं, तुरंत माफी मांग लेते हैं, खास करके तब जब कोई उनके ऊपर चढ़ बैठता है या मुकदमा कर देता है। केजरीवाल की हिट एंड रन पॉलिटिक्स कि इससे बड़ा विश्वासघात निजी स्वार्थ के लिए केजरीवाल साहब पंजाब के साथ नहीं कर सकते थे। पहले लगाओ आरोप, फिर माफी पर जोर।
मुख्यमंत्री झूठा है और वो खुद कह रहा है मैं झूठ बोला, तो अब उनकी किसी बात का भरोसा तो कर नहीं सकते। अपने ही जाल में उलझे केजरीवाल। नहीं, बहुत सारे लोग दुखी हैं। निश्चित रूप से इस मुद्दे पे आप क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं? केजरीवाल के माफी दावों से आप में भूचाल। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ नहीं ਹੈਗੇ जी। मानहानि केस का डर या आरोपों पर सरेंडर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार अपने ही फेंके हुए फांस में फंस जाते हैं, या यूं कहें कि ये ऐसे अभिमन्यु हैं जो चक्रव्यूह के भीतर घुसते तो बहुत तेजी से हैं, लेकिन उसके बाद हार मान जाते हैं। सनसनीखेज आरोप लेकर कई बार कई दस्तावेजों के साथ अरविंद केजरीवाल सामने आए, लेकिन जब आरोपों को सिद्ध करने का मौका आता है या फिर उन पर टिके रहने का मौका आता है तो फिर कई बार पीछे हट जाते हैं। सबसे ताजा मामला है अकाली दल के विधायक विक्रम मजीठिया के ऊपर लगाए तमाम आरोपों का। विक्रम मजीठिया के ऊपर पंजाब के चुनाव के दौरान ड्रग स्मगलिंग, तस्करी, हत्या, तमाम तरह के आरोपों को लगाया गया और इन तमाम मुद्दों को लेकर विक्रम मजीठिया ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मानहानि का दावा आम आदमी पार्टी से लेकर अरविंद केजरीवाल पर किया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो शायद अपने बचाव का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन दरअसल इससे उनकी छवि पर काफी असर पड़ता है और उनके समर्थक आज इस पर काफी गुस्से में है, नाराज है, क्योंकि पंजाब पर जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने अपने आप को खड़ा किया था, आज वही मुद्दा बेसिर पैर का हो चुका है। अरविंद केजरीवाल के माफीनामे का यही वो खत है जिसके एक एक अल्फाज से आम आदमी पार्टी में बगावत का बवंडर उठा है। विरोधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सियासत पर सवाल दाग रहे हैं। दरअसल अकाली दल के दिग्गज नेता विक्रम मजीठिया पर केजरीवाल ने ड्रग तस्करी रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। इस पर मजीठिया ने केजरीवाल पर मानहानि केस का मुकदमा ठोक दिया और अब केजरीवाल ने अपने आरोपों पर लिखित तौर पर माफी मांगकर केस से तौबा करने की कोशिश की। बीते दिनों मैंने आप पर ड्रग कारोबार में शामिल होने के आरोप लगाए थे। इन बयानों को राजनीतिक रूप दिया गया। अब मुझे ये समझ आया है कि मैंने जो आरोप आपके खिलाफ लगाए थे वो बेबुनियाद थे। आपके खिलाफ मैंने जो भी बयान दिए थे उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। इधर मीडिया में केजरीवाल की माफी सुर्खियों का सबब बनी, उधर केजरीवाल के विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया। ने अपनी गलती का एहसास किया और उस गलती को करेक्ट करने के लिए जो पश्चाताप सी, जो चिट्ठी देने की जरूरत थी, जो माफी मांगने की जरूरत थी, उस माफी मांगी। बुजदिली की सजा मौत है और आज केजरीवाल साहब ने जो बुजदिली दिखाई है, पंजाबी लोग उससे सहमत नहीं। इट इज अ लेट डाउन ऑफ द फेथ ऑफ द पंजाबी पीपल। अब वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं कि अगर सच्चाई पे आए तो उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। साफ सुथरी राजनीति का दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल को विरोधी जवाब तलब कर रहे हैं। राजनीति में दस्तक देने के साथ ही केजरीवाल ने विरोधियों पर चढ़ाई शुरू कर दी थी। ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो केजरीवाल के रडार पर रहे, लेकिन मजीठिया से माफी मांगकर केजरीवाल ने उन सवालों को जन्म दे दिया कि क्या वो मानहानि केस से डर गए और क्या वाकई केजरीवाल झूठे आरोप लगाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जब राजनीतिक पारी शुरू की तो हर किसी ने माना कि आज हिंदुस्तान में एक वैकल्पिक राजनीति का आधार बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों की उम्मीदों पर अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी बहुत खरे नहीं उतर पाए और इसलिए आज हम आपसे यह सवाल पूछना चाहते हैं, क्या माफी मांगकर अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया है कि उन्होंने गलत आरोप लगाए थे? क्या माफी मांगकर अरविंद केजरीवाल ने साबित किया है कि उन्होंने गलत आरोप लगाए थे? अगर आप इस सवाल से सहमत हैं तो लिखिए NN स्पेस यस, अगर नहीं तो लिखिए NN स्पेस नो। हमें अपना जवाब भेजिए 56070 पर। 56070 पर अपना SMS हमें भेजिए। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं। #NN #, अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए। आपकी राय इस कार्यक्रम में हम जरूर प्रदर्शित करेंगे। अरविंद केजरीवाल का यह माफी दाव पहली बार नहीं है। ऐसा कई मौके आ चुके हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातों को एक बार आगे चढ़कर कहा और उसके बाद फिर उससे पलट गए। पलटे ही नहीं, माफी भी मांगी। दिल्ली की जनता से माफी मांगी,
पंजाब में माफी मांगी और ऐसा लग रहा है जैसे कि कई और राजनीतिक नेताओं से भी उन्होंने माफी मांगी, खास करके तब जब मानहानि के मुकदमे की तलवार उनके ऊपर लटकी। अब उनकी पार्टी के भीतर तमाम वो लोग जो उनके साथ जुड़े रहे हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जिन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी के परचम को फहराने की पुरजोर कोशिश की, उनसे न सिर्फ नाराज हैं बल्कि विरोध के स्वर को बुलंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर यू टर्न लिया तो आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई और उसके बागी आपके जख्मों पर नमक छिड़कने लगे। माफीनामे की चिट्ठी केजरीवाल की ओर से निकली, लिहाजा पार्टी नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि इस पर क्या दलील दें और क्या दावा करें। नहीं, बहुत सारे लोग दुखी हैं। निश्चित रूप से इस मुद्दे पे आप क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है पंजाब से, जहां पार्टी के स्टार प्रचारक और सांसद भगवंत मान ने पंजाब अध्यक्ष की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी पर ट्वीट बम फोड़ दिया। मैं पंजाब यूनिट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं पंजाब में ड्रग माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। भगवंत मान के तेवरों पर आम आदमी पार्टी कुछ कहती। इसी बीच पंजाब में विपक्ष के नेता और आप विधायक सुखपाल सिंह खैरा भी बगावत का झंडा लेकर मैदान में कूद पड़े। भी मीटिंग्स होगी वो दिल्ली में नहीं, यहाँ चंडीगढ़ में होंगी। सो ये ऑटोनॉमी की बातें सारी चल रही। अरविंद केजरीवाल का स्टैंड बदला है। वी स्टैंड वेयर वी वर। CBI इंक्वायरी अगेंस्ट विक्रम मजीठिया फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द ड्रग्स। साफ है कि पार्टी में बगावत की दरार और चौड़ी होती जा रही है। मौके की नजाकत को भांपकर कुमार विश्वास ने भी तंज भरा हथौड़ा घुमा दी। हम उस शख्स पर क्या थूकें जो खुद थूक कर चाटने में माहिर है। माफी मांगकर केजरीवाल ने भले ही पूरे विवाद से किनारा करने की कोशिश की हो, लेकिन मजीठिया को मनाया तो अपने ही रूठ गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी हाशिए पर चली गई है। अब देखना होगा कि आने वाले बजट सत्र में विरोधियों को आम आदमी पार्टी इस मसले को लेकर क्या जवाब देती है। वीडियो जर्नलिस्ट शरण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। दरअसल अरविंद केजरीवाल के इस माफीनामे से पंजाब में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की उपयोगिता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस बुनियाद पर आम आदमी पार्टी ने यह चुनाव लड़ा था विधानसभा का, आज वो बुनियाद उनके पास नहीं है। इसलिए आज हम ये सवाल आपके सामने रख रहे हैं। क्या माफी मांगकर अरविंद केजरीवाल ने साबित किया कि उन्होंने गलत आरोप लगाए थे? क्या माफी मांगकर अरविंद केजरीवाल ने साबित किया कि उन्होंने गलत आरोप लगाए थे? अगर आपको लगता है हाँ, लिखिए इन स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए इन स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए भी हमसे साझा कर सकते हैं। #NN अपनी राय लिखिए, हमें जरूर भेजिए। इस कार्यक्रम में हम उसे प्रदर्शित करेंगे। राम सेतु हमेशा से एक आस्था का विषय रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वाजपेयी सरकार के दौरान भी राम सेतु को लेकर स्पष्ट तौर से कहा गया कि यह सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि राम सेतु एक वास्तविकता है, क्योंकि वैज्ञानिक सबूत इसके आज सामने हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामा दाखिल कर सरकार ने कहा है कि राम सेतु को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। सरकार ने यह भी दलील दी है कि समुद्र सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए दूसरे विकल्पों को तलाशा जाएगा। आपको हम बता दें कि भारत में आस्था के नाम पर राम सेतु को लेकर कई बातें हो चुकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी मानी जा रही है कि नासा ने अपने रिसर्च में इस बात को पुष्ट किया है कि ये प्राकृतिक चीज नहीं है। राम सेतु प्रकृति की देन नहीं है, यह मानव निर्मित पुल है। राम सेतु जिससे जुड़ी है हिंदुओं की आस्था और जिसका जिक्र रामायण और रामचरितमानस में मिलता है। इसी राम सेतु पर मोदी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया। राम सेतु पर सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि सरकार देश हित में सेतु समुद्र प्रोजेक्ट के तहत राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ के सामने सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। सेतु समुद्रम शिफ्ट चैनल प्रोजेक्ट के लिए दूसरे विकल्प तलाशे जाएंगे। राम सेतु पर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की थी। इस पर मोदी सरकार ने अब अपना रुख साफ कर दी। एक हो गया कि इसको रद्द करना चाहिए, दूसरा है कि जो है राम सेतु उसको राष्ट्रीय धरोहर माने नेशनल हेरिटेज माउंटेन, नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट,
इसके माने सरकार देखेगी फिर टूरिस्ट के आने के लिए, भक्तों के आने के लिए, क्योंकि श्रीलंका में भी रावण का महल है, सीता का जो जेल है, अशोक वाटिका जिसको कहते हैं वो है, हनुमान ने जो पहाड़ लाया संजीवनी पहाड़ वो भी यहाँ है। आपको बता दें कि यूपीए सरकार के वक्त 2005 में इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था। इसके तहत बड़े जहाजों के आने जाने के लिए करीब 83 किलोमीटर लंबे 2 चैनल बनाए जाने थे। यूपीए सरकार तो कह रही थी ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसको हम भाई नहीं, ये सब मिथ्या है, वो सब को धीरे धीरे जो हमारी पिटीशन की आर्ग्यूमेंट्स होने लगे वो बदलते गए और कहा कि हम नहीं कहते हैं ये मिथ्या है, ये परंतु ये धार्मिक है, हम विकास पर रोक नहीं लगानी चाहते, इस प्रकार से बातें कहते आए। दिसंबर में अमेरिकी साइंस चैनल ने खुलासा किया था कि समंदर के नीचे पुल प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। अमेरिकी भूगर्भ वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेज और बालू का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें राम सेतु के अस्तित्व के दावे को सच बताया गया। वैज्ञानिकों ने इसे सुपर ह्यूमन अचीवमेंट बताया। जैसा कि रामायण में कहा गया कि लंका पर विजय के लिए भगवान राम की सेना ने पुल का निर्माण किया था। राम सेतु को लेकर इन्हीं पौराणिक मान्यताओं की वजह से इसे संरक्षित करने के पक्ष में सरकार भी है। जहां एक और सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था इस रूप में इस सेतु से जुड़ी है कि भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते वक्त इस पुल का निर्माण कराया था। वहीं दूसरी ओर इस परियोजना को लेकर आपत्ति पर्यावरणविद भी दर्ज कराते रहे हैं। बहरहाल सरकार के रुख के साफ होने के बाद उम्मीद है कि इन तमाम सवालों पर विराम लग पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। बॉलीवुड के अभिनेता इरफान खान, ये नाम अपने आप में काफी है। उनकी कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, जिस सहज अंदाज में वो अपने किरदार को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ऐसा लगता है कि वो किरदार जीता जागता स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपके सामने खड़ा है। आज एक बड़ी ही गंभीर बीमारी से वो गुजर रहे हैं। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ये वो बीमारी है जो दरअसल आज उनको ग्रसित कर गई है। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद सबको दी है और कहा है कि वो जल्द ही अपना इलाज विदेश में कराना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा पाकर वापस एक्टिंग की दुनिया में आए। आखिरकार उनके चुटीले डायलॉग्स कोई कैसे भूल सकता है। जिनकी जुबान पर जिंदगी का फलसफा है, जिनके डायलॉग्स में लड़ने का जज्बा है। बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। जिनकी एक्टिंग ने हॉलीवुड को भी बनाया दीवाना, इरफान खान। जिंदगी के हर रंग को बारीकियों से फिल्मों के कैनवास पर उकेरने वाले इरफान की जिंदगानी में एक बड़े इम्तिहान की घड़ी आ गई है। इरफान खान एक रेयर डिजीज से जूझ रहे हैं, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। इरफान ने खुद इस बीमारी की जानकारी दी है। इरफान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, पिछले कुछ दिनों में मैंने सीखा है कि अचानक सामने वाली चीजें हमें जिंदगी में आगे बढ़ाती हैं। मुझे मेरे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला। इसे स्वीकार करना आसान नहीं, लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और मेरी इच्छा शक्ति ने मुझे उम्मीद दी है। वैसे तो इरफान ने अपने बीमार होने की जानकारी 5 मार्च को ही दे दी थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी इस बीमारी का शुरुआती ब्यौरा भी अपने फैंस से साझा किया है। आपको बता दें कि दरअसल न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर में उन कोशिकाओं से बना होता है जो हार्मोन्स बनाती हैं। इन कोशिकाओं के बेलगाम बढ़ोतरी की वजह से न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है। इस बीमारी में ट्यूमर भी हार्मोन्स का निर्माण करने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर का अंदरूनी बैलेंस बिगड़ने लगता है। ये ट्यूमर शरीर के अलग अलग भागों में बड़ी तेजी से फैल जाता है। इलाज में जरा सी भी देरी घातक हो जाती है। ये बॉडी में बहुत सारी जगह पे हो जाता है। जो हम देखते हैं अपने एरिया का, जो जीआई सर्जरी या हम हेपेटोपेनक्रेटिकोबिलियरी एंड लिवर सर्जरी करते हैं, उसमें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हम लोग इंटेस्टाइन में देखते हैं, पेनक्रियाज में देखते हैं, और अगर पेनक्रियाज से जब फैलता है तो वो लिवर में जाता है। जैसे कि स्टीव जॉब हैं जो फाउंडर रहे हैं एप्पल के, उनको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर पेनक्रियास का था। इरफान ने 5 मार्च को पहली बार अपने बीमार होने का जिक्र किया तो उन्हें ब्रेन कैंसर होने के कयास लगाए जाने लगे। फैंस की बेचैनी बढ़ गई। लोग एक तरफ इरफान की बीमारी को लेकर अटकलें लगा रहे थे तो दूसरी तरफ दुआओं का दौर भी शुरू हो गया। अपने एक और ट्वीट में इरफान ने लिखा,
बीमारी की वजह से मुझे विदेश जाना पड़ रहा है। आप सभी मेरे लिए दुआएं कीजिए। इस बीच उड़ी अफवाहों की बात करूं तो न्यूरो शब्द का इस्तेमाल हमेशा ब्रेन के लिए ही नहीं होता और रिसर्च के लिए गूगल से आसान रास्ता नहीं। जिन लोगों ने मेरे लिखने का इंतजार किया, उम्मीद है कि उन्हें बताने के लिए कई कहानियों के साथ लौटूंगा। इरफान की बीमारी उनके फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इरफान एक फाइटर है जो कभी हार नहीं मानते। तो दुआ कीजिए बॉलीवुड के इस मकबूल के लिए की जा रही तमाम दुआएं कबूल हो। टीम न्यूज़ नेशन। हम सब जानते हैं कि हमारा दिल हमारे शरीर के लिए और वाकई में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि आज दिल को बनाया जा रहा है लेबोरेटरी में, लैब में। जी हां, चीन ने अब इस तकनीक का इजाद कर लिया है जिसमें वो कृत्रिम दिल, आर्टिफिशियल हार्ट बनाने लगा है लेबोरेटरी में। और इस आर्टिफिशियल हार्ट के जरिए अब हृदय रोग से तमाम लोगों को छुटकारा मिल सकता है। यहां तक कि अगर किसी के पास हृदय न हो तो फिर नया यानी कि कृत्रिम हृदय लगाया जा सकता है और शरीर को बजाबता चलाया जा सकता है। आप इस एक बहुत बड़ी तकनीकी बढ़त कह सकते हैं, लेकिन दरअसल ये आज हमारे लिए जीवनदायिनी से कम नहीं है। अब हार्ट अटैक से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा साहब, आर्टिफिशियल दिल है, एक हटाइए दूसरा लगाइए। विज्ञान के प्रयोगशालाओं में हर रोज दी जा रही है प्रकृति को चुनौती। अब तक जानवरों पर अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक अब इंसानों के लिए कृत्रिम अंग बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। इसी कड़ी में चीन ने ऐलान किया है कि उसके वैज्ञानिकों ने रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल कर लेबोरेटरी में कृत्रिम दिल बनाने की कामयाबी हासिल कर ली है। चीन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली ने खबर दी है चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी और टेडा कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल ने मिलकर कृत्रिम दिल बनाने में कामयाबी पाई है। इसमें मैग्नेटिक और फ्लूइड लेविटेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दावा किया जा रहा है कि चीन की प्रयोगशाला में बने इस कृत्रिम दिल का 2020 से पहले टेस्ट कर लिया जाएगा, तब कृत्रिम दिल मरीजों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। देखिए, जो आर्टिफिशियल वेल आज की डेट में अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर यूएस और यूरोप से अवेलेबल हैं, जैसे कि हार्टमेट 1, हार्टमेट 2, जारविक, ये सब आर्टिफिशियल हार्ट्स हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन चाइना की पॉलिसी क्या रहती है कि वो यूजुअली बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं करता है, अपने वहीं वो डेवलप करता है टेक्नोलॉजी को। जो टेक्नोलॉजी हम देखें कि रॉकेट्स में यूज होती है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और लिवाइशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, ये वो टेक्नोलॉजी जो रॉकेट्स में यूज होती है उसको आर्टिफिशियल वेल में यूज करने की कोशिश है इनकी। यूं तो कृत्रिम दिल बनाने में वैज्ञानिकों ने पहले भी कामयाबी पा ली थी, लेकिन चीन ने जिस तकनीक से कृत्रिम दिल बनाया है उसमें खून को कम से कम नुकसान होने का दावा किया जाता है। इसके अलावा चीनी वैज्ञानिकों का मानना है कि विदेश से मंगाए गए कृत्रिम दिल की कीमत 1 लाख यूरो तक होती है, जबकि चीनी कृत्रिम दिल सस्ते होंगे। आर्टिफिशियल हार्ट है उसकी लॉन्ग लाइफ काफ़ी रहेगी एज कम्पेयर जो आज की डेट में अवेलेबल हार्ट्स हैं उसके कंपैरिजन में। और जब आप कोई भी चीज़ इंडिजिनस अपनी कंट्री में डेवलप करते हैं उससे क्या होता है कि एक तो कॉस्ट कम हो जाती है आपकी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल हार्ट है दे आर वेरी कॉस्टली। इंडिया में आज की डेट में हम देखें तो हार्डली आर्टिफिशियल हार्ट्स यूज़ होते हैं, ज़्यादातर पेशेंट हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ही जाते हैं। यही कंडीशन आजकल चाइना में है, क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि बाहर की चीज़ यूज़ नहीं करनी है और अपने यहाँ चीज़ें डेवलप करनी है। हालांकि चीनी न्यूज एजेंसी जिन्हुआ ने 9 मार्च को रिपोर्ट दी थी कि फुवाई कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल ने कृत्रिम दिल बना लिया है और 2017 जून से अक्टूबर के बीच 3 मरीजों को कृत्रिम दिल ट्रांसप्लांट भी किए जा चुके हैं। चीन में इंसान के लिए कृत्रिम दिल बनाने की शुरुआत भले अभी हुई हो, लेकिन चीनी वैज्ञानिकों ने 2013 में ही भेड़ के अंदर कृत्रिम दिल लगाया था। प्रयोगशाला में बने दिल के साथ वो भेड़ 120 दिन तक जिंदा रही थी, जिसके बाद 6 और भेड़ों में चीन ने कृत्रिम दिल लगाए, लेकिन वो भेड़ें 100 दिन तक ही जिंदा रह सकी थी। चीनी वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगर कृत्रिम दिल कामयाब रहता है तो चीन के 1.5 करोड़ से ज्यादा दिल के मरीजों के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। चाइनीज आर्टिफिशियल हार्ट की कामयाबी उसके कॉस्ट पर निर्भर करेगी। चीन के बाकी उत्पादों की तरह ही अगर ये आर्टिफिशियल हार्ट भी बेहद सस्ता होता है तो हृदय रोग के इलाज के क्षेत्र में यह मील का पत्थर साबित होगा। कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब भले ही वैज्ञानिक आपके टूटे हुए दिल को न जोड़ सकें, लेकिन आपके खराब दिल को बदलकर नया दिल लगाने की पूरी तैयारी है। और ये सिर्फ दिल की बात नहीं है, आज तो शरीर के तमाम अंगों को नया बनाया जा सकता है।
लिवर कृत्रिम तरीके से बन रहा है, किडनी कृत्रिम तरीके से बन रही है, फेफड़े कृत्रिम तरीके से बन रहे हैं और अब तो 2 स्टेप और आगे बढ़ गया महाराज। अब तो स्थिति यह हो गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दिमाग का काम भी किया जा सकता है। उसके साथ साथ अब तो बच्चों के लिए माता पिता की आवश्यकता भी नहीं है। अब बच्चे लैब में पैदा किए जा सकते हैं, ना तो स्पर्म चाहिए और ना ही ओवम। तो फिर ऐसे में क्या स्थिति हो गई है? अब स्थिति वहां पहुंच गई जहां इंसान लगभग भगवान बन सकता है, यानी कि कृत्रिम तरीके से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के इंसान तैयार किए जा सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जिसकी परिकल्पना पहले थी लेकिन आज सच्चाई है। अब तक हम कृत्रिम गर्भधान से प्रयोगशाला में भ्रूण तैयार होते देखते आए हैं, लेकिन इसके लिए नर और मादा शुक्राणु और अंडाणु की जरूरत होती है। बगैर इसके नया भ्रूण तैयार करना मुमकिन नहीं था, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सिर्फ चूहे की कोशिकाओं से नया भ्रूण तैयार कर लिया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक चूहे में से 2 तरह की कोशिकाएं निकाली हैं। एक प्लेटलेट स्टेम सेल से ली गई थी और दूसरी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से। वैज्ञानिकों ने इन कोशिकाओं को एक ऐसे जार में रखा जिसके अंदर गर्भाशय जैसे हालात और पोषण का इंतजाम था। वैज्ञानिकों ने देखा कि 96 घंटे के बाद दोनों तरह की कोशिकाएं मिल गई थी और चूहे का भ्रूण तैयार होने लगा था। कुछ घंटों के बाद भ्रूण में विकास शुरू हुआ और भ्रूण की तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट हो गई। विज्ञान के इन प्रयोगों की दिशा बरकरार रही तो वो दिन दूर नहीं जब प्रयोगशाला में पुतलों की तरह इंसान बनने लगेंगे। क्योंकि जीव विहीन मशीनों की बात करें तो इंसान ने ऐसे रोबोट बना डाले हैं जो किसी भी मामले में इंसान से कम नहीं। पिछले दिनों सऊदी अरब ने तो सोफिया नाम की रोबोट को अपनी नागरिकता तक दे डाली है। इस रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये है कि रोबोट अपने विवेक से इंसानों जैसा व्यवहार कर सकता है। हालांकि विज्ञान के विकास के चरण में इंसान जिस मुकाम को पार करता जा रहा है उसे लेकर गंभीर चिंताएं जाहिर की गई हैं। जैसे सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने 2014 में कहा था कि मुझे भय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूर्ण विकास मानव प्रजाति को खत्म कर सकता है। अगर लोग कंप्यूटर वायरस बनाते हैं तो कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित कर सकता है जिससे वायरस खुद बदलने लगे, तो ऐसा नया जीवन देखने को मिल सकता है जिसमें मानव प्रजाति लुप्त हो सकती है। जाहिर है विज्ञान में प्रयोगों की सीमाएं होनी चाहिए और उसका लक्ष्य मानव का कल्याण होना चाहिए, न कि मानव के लिए चुनौती। टीम न्यूज़ नेशन। भारत के साथ चीन कभी एक तरफ दोस्ती की बात करता है तो कभी ड्रैगन और हाथी मिलकर काम करने की बात करते दिखाई देते हैं। लेकिन डोकलाम से लेकर तिब्बत तक चीन की सैनिक हरकतें कुछ ऐसी हैं जो भारत को लगातार चेताती रहती हैं। चीन की फौज ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट तैयार किया है जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 3rd जनरेशन फाइटर जेट्स तिब्बत के इलाकों में उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। जाहिर सी बात ये भारत के लिए चिंता का विषय है। हिंदुस्तान से लगती सरहद पर उड़ान भर रहे हैं चीन के फाइटर। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 3rd जनरेशन लाइट वेट J-10 और J-11 अब तिब्बत के पहाड़ियों पर दिख रहे हैं। जिन चीनी फाइटर जेट्स को 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर क्रैश होने का खतरा रहता था, वो अब हाई एल्टीट्यूड जोन में फर्राटे से उड़ान भर रहे हैं। चीनी वायुसेना के इन जहाजों के उड़ान भरने का वीडियो खुद PLA ने शेयर किया है। चीनी फौज ने चेंगदू J-10 और शेनयांग J-11 फाइटर जेट की उड़ान की तस्वीरें साझा की, जिनमें बर्फ से ढकी चोटियों के करीब ये विमान उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक चीन ने 3rd जनरेशन लाइट वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के इंजन की कमियां दूर कर दी हैं। जो विमान पहले 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ नहीं पाते थे, उनमें रूसी AL-31F इंजन लग गए। अब ये विमान हाई एल्टीट्यूड पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। चीन के जिन J-10 और J-11 विमानों में सुधार किया गया है, उनमें से एक विमान सितंबर 2015 में क्रैश कर गया था, जब वो 3350 मीटर की ऊंचाई पर गया था। लेकिन चीन ने वो कमियां दूर कर ली हैं और फाइटर जेट्स को तिब्बत के करीब उड़ाकर कॉम्बैट ट्रेनिंग भी की। चीनी सेना की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें 132 सैनिकों को ले जाने में सक्षम Y-9 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी काफी ऊंचाई वाले एयरपोर्ट पर लैंड और टेक ऑफ करता दिख रहा है। इसके अलावा JH-7 फाइटर बॉम्बर भी बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर उड़ता दिख रहा है, जो वेस्टर्न थिएटर कमांड के चांग किंग से तिब्बत तक उड़ रहा था। जाहिर है चीन ने अपने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट की उड़ान अगर तिब्बत के इलाकों में जारी रखी है
तो ये भारत के लिए सतर्क होने की बात है, क्योंकि चीनी एयरफोर्स के कमांडर ने यह भी कहा है कि कॉम्बैट स्किल्स बेहतर करने की कोशिश में इन फाइटर जेट्स को हाई एल्टीट्यूड जोन में उड़ाया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध पार्ट 2 की खबरें न्यूज़ नेशन ने आपके सामने कई बार प्रदर्शित की। हमने ये आपके सामने कल भी प्रदर्शित की थी। इस शीत युद्ध में रूस के खिलाफ यूरोपीय देश, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ खड़े दिखाई देते हैं और आज रूस पूरे के पूरे पश्चिमी यूरोप के विरुद्ध खड़ा दिखाई देता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे समुद्र में असली शीत युद्ध कहा जा रहा है। दरअसल रूस की ओर से आर्कटिक सागर से बहकर आए 3 फीट मोटे और सैकड़ों फीट लंबे एक बड़े से आइसबर्ग ने ब्रिटिश सबमरीन को टक्कर मार दी। हुआ कुछ ऐसा कि तस्वीरों में आप जिस सबमरीन को देख रहे हैं वो ब्रिटेन का न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन HMS ट्रेंच है। ये रूस के करीब समुद्री के इलाके में तैनात था। इसी इलाके में आर्कटिक से आए बर्फ के इस बड़े टुकड़े ने सबमरीन से टक्कर मारी। वैसे तो ये ब्रिटिश सबमरीन दुश्मनों की सबमरीन और जहाजों की टोह लेने के लिए वहां पर मौजूद था, लेकिन जिस तरह से आइसबर्ग से इसकी टक्कर हुई, कुछ ही क्षणों में ये सबमरीन काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। रूस में सोने और हीरे की बारिश होती दिखाई देती है। बिल्कुल चौंकिए मत, हम आपको यह तस्वीर दिखाएंगे और ये देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। रूस के एयरपोर्ट पर एक विमान तकरीबन 3000 किलो सोना, हीरा और कई तरह के महंगे जेवरात लेकर जा रहा था और वो अचानक गिरनी शुरू हुई। और जब ये तमाम चीजें नीचे जमीन पर गिरी हुई दिखाई दी तो लोग फाख्ता हो गए। एक कार्गो प्लेन था जिसमें हीरे और जवाहरात लेकर ले जाया जा रहा था, लेकिन इस प्लेन का दरवाजा खुल गया और जब विमान उड़ा तो रनवे पर ये तमाम बेशकीमती रत्न बिखरे पड़े दिखाई दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक उस कार्गो प्लेन की एयरपोर्ट से करीब 12 किलोमीटर दूर एक गांव में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। प्लेन में मौजूद क्रू मेंबर्स तो पूरी तरह से सुरक्षित निकले, लेकिन प्लेन से गिरा सोना, हीरा और तमाम कीमती जेवरात, उसके बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वो वापस मिल पाया या नहीं। हिंदुस्तान में करीब 8 करोड़ की आबादी के पास आज रहने के लिए घर नहीं है। केंद्र और राज्य की सरकारें पूरी कोशिश और क्षमता के साथ जुड़ी हैं कि 2022 से पहले हर व्यक्ति के सर पर छत हो। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही नारा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में दिखाने जा रहे हैं जिसकी मदद से महज 24 घंटे के भीतर सस्ता, सुंदर और एक अच्छा मकान बनाया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से ये जो मकान बनाए जा रहे हैं, जिसका प्रयोग विदेशों में बड़े पैमाने पर हो रहा है, आज अगर उसका प्रयोग हिंदुस्तान में होने लगे तो गरीबों की तमाम मुश्किलें बस दूर हो जाएं। दो घंटे में नींव का काम पूरा हो जाएगा। 8 घंटे में दीवारों की चिनाई पूरी हो जाएगी। 8 घंटे में दीवारों के ऊपर छत डल जाएगी और अगले 6 घंटों में मकान के अंदर दरवाजे लग जाएंगे, खिड़कियां लग जाएंगी, फर्नीचर का काम हो जाएगा, रंग रोगन भी हो जाएगा, 4 दीवारी हो जाएगी और मकान गृह प्रवेश के लिए तैयार है। आप भले यकीन न करें, लेकिन अब 3D प्रिंटिंग तकनीक के जरिए ये सब कुछ मुमकिन है। अगर आप इस मकान की मजबूती पर शक कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इस मकान की नींव, दीवारें और फर्श सॉलिड कंक्रीट के हैं, जो हिंदुस्तान में बनने वाले सस्ते मकानों के मुकाबले काफी मजबूत है। इस मकान की लागत आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 350 वर्ग फुट यानी करीब 32 वर्ग गज के इस मकान की लागत विदेशों में महज 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आती है, जबकि हिंदुस्तान में गरीबों का घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 से लेकर 35 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। हिंदुस्तान में अभी ये तकनीक नहीं आई है, लेकिन मकान बनाने के अलावा भारत में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल कई दूसरे उद्योगों में होता रहा है। 3D प्रिंटिंग का मतलब यूं समझें कि कंप्यूटर में तैयार किसी 3D डायमेंशन आकार को जब मशीन की मदद से ठोस मूर्त के रूप में उतार दिया जाता है तो उसे 3D प्रिंटिंग कहते हैं। इस तकनीक से मूर्तियां, खिलौने से लेकर हेवी मशीनरी, एरोनॉटिक्स की डिजाइनिंग और कलपुर्जे बनाए जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही अब इस तकनीक का इस्तेमाल कर भारत में भी ऐसे घर बनाने शुरू हो जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।
अंतरिक्ष से धरती की तरफ बढ़ रहा एक विशाल चट्टान, और इस चट्टान ने आज तमाम वैज्ञानिकों की नींद उड़ाकर रख दी है। तकरीबन 500 मीटर के व्यास वाला ये एस्ट्रॉयड जिस गति से धरती को पहुंच में ला रहा है या धरती के पास पहुंच रहा है, वो अपने आप में बहुत घबराने वाली बात है। अगर धरती से यह एस्ट्रॉयड टकरा जाता है तो एक बहुत भयंकर विस्फोट होगा और करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत बड़ा भूचाल आ गया। अब नासा के वैज्ञानिक इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि क्या इस एस्ट्रॉयड की दिशा को बदला जा सकता है ताकि यह धरती से न टकराए। हिरोशिमा में एक एटम बम का विध्वंस इंसान की रूह कपा देता है, तो जरा अंदाजा लगाइए कि ऐसे 200 बम अगर एक साथ फट जाएं तो धरती की हालत क्या होगी। आसमान से गिर रहा बेनू नाम का एस्ट्रॉयड अगर धरती से टकराता है तो कुछ ऐसा भयानक मंजर हो सकता है जिसकी कल्पना करना भी मुमकिन नहीं। बेनू नाम का ये खतरा बेहद तेज रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये धरती के करीब आ रहा है वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कन भी तेज होती जा रही है। अगर ये एस्ट्रॉयड धरती से टकरा गया तो क्या होगा, इसी आशंका में नासा दिन रात मिशन पर जुटा हुआ है। 1999 में जब से ये वेन्यू वैज्ञानिकों की नजर में आया है तब से नासा हर पल इस पर निगाह बनाए हुए है। अब नासा ने इस एस्टेरॉयड की संरचना और तत्वों के नमूने जमा करने के लिए ओसिरिस रेक्स मिशन के तहत काम भी शुरू कर चुका है। इसके अलावा नासा के वैज्ञानिक हैमर नाम के स्पेसक्राफ्ट को तैयार करने में लगे हुए हैं। हाइपर वेलोसिटी एस्टेरॉयड मिटिगेशन मिशन फॉर इमरजेंसी रिस्पांस यानी हैमर नाम का ये स्पेसक्राफ्ट 8 टन का है, जिसे डेल्टा 4 रॉकेट के जरिए लॉन्च करने की तैयारी है। हालांकि अभी इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने में 7 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नासा का स्पेसक्राफ्ट वेन्यू से धरती को बचाने में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेन्यू एस्ट्रॉयड का व्यास 492 मीटर यानी करीब 1650 फीट है। ये 43,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है। एस्ट्रॉयड के कद का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 2.5 गुना बड़ा है इसका व्यास। इसकी रफ्तार ऐसी है कि अगर ये धरती से टकरा गया तो पाकिस्तान जैसे क्षेत्रफल वाले देश का नामो निशान मिट सकता है। हालांकि अभी तक के आंकड़ों के लिहाज से वैज्ञानिकों का दावा है कि इस वेन्यू एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने का 0.037% ही चांस है, और अगर वेन्यू उसी दिशा में आगे बढ़ता रहा तो धरती तक पहुंचने में उसे कम से कम 150 से 200 साल तक लगेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस एस्ट्रॉयड के आकार और दिशा को देखते हुए पहले से ही इस पर नजर बनाए रखा है और नासा ने इससे बचने के लिए कोशिशें भी जारी रखी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।